तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इरेडा को, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन इरेडा की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली थी। 3.5 से 4% की गिरावट आज के दिन इरेडा के शेयर में हमें देखने को मिला था। अब ये गिरावट के पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट इरेडा के जब हम ट्रेंड को देखते हैं तो फिर ये गिरावट के हम यूज टू हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी एक लंबे टाइम फ्रेम से गिरावट पे गिरावट ही दिखा रही है। ऑल टाइम हाई से करंट प्राइस तक अगर कंपेयर करोगे तो 50 से 60% की गिरावट इरेडा ने ऑलरेडी दिखा रखा है। और हाल ही में इरेडा से रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिली थी, जिस वजह से भी गिरावट देखने को मिला था। एनएससी ने पहले बताया था कि इरेडा को वो इंक्लूड करने वाले हैं निफ्टी 500 में, मिड कैप 100 में, और उसके अलावा और भी अदर इंडाइसेस है उसमें। बट इरेडा ने कुछ कॉम्प्लाइंसेंस सीबी पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं किया था। इस वजह से ये जो इंक्लूजन है वो एनएससी ने रिवोक कर दिया था। इस कारण भी इरेडा हमें गिरती हुई दिखी थी। और इरेडा के अर्निंग्स आने से पहले इरेडा की करंट परफॉर्मेंस अगर देखोगे 52 वीक हाई से, तो 32% की गिरावट ये कंपनी में देखने को मिल गई है। और अर्निंग्स कंपनी का जो हमें देखने को मिलेगा इस बार, उस अर्निंग्स को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन अच्छी हो सकती है, क्योंकि जब कंपनी ने बिजनेस रिपोर्ट शो किया था तो उसकी बेसिस पे इरेडा का शेयर आपको 5% भागता हुआ दिखा था। मार्केट ने कहा था कि कंपनी का Q4 का बिजनेस अपडेट काफ़ी स्ट्रांग है, इस वजह से इरेडा में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अब Q4 के बिजनेस अपडेट में कंपनी ने जो लोन सैंक्शंस रिपोर्ट किया था वो इस बार मात्र 9% से ही ग्रो किया था। फिर भी मार्केट ने इसको स्ट्रांग नंबर कंसिडर किया था। इससे पहले की जो लोन सैंक्शंस की ग्रोथ रेट हैं वो हमें डबल डिजिट से देखने को मिल रहे थे, इस बार सिंगल डिजिट से देखने को मिले हैं। और इसी बार मार्केट ने नंबर को अच्छा कंसिडर किया है। तो चलो, अगर सिंगल डिजिट में भी नंबर अच्छा कंसिडर मार्केट ने किया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के जो अर्निंग्स इस बिजनेस अपडेट्स के बेसिस पे देखने को मिले वो भी मार्केट को सूट करे, यानी कि मार्केट को अच्छा लगे। तो कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो ऐसा नहीं कि पिछले एक साल में बहुत स्ट्रगलिंग फेस पे रहे हैं। पिछले एक साल में कंपनी ने रेवेन्यू को 29% से ग्रो किया है और प्रॉफिट को 23% से ग्रो किया है। अमूमन कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ बेहतर होते हैं। पिछले एक साल में वो चीज़ें इसलिए नहीं दिखी है क्योंकि एसेट क्वालिटीज़ कंपनी के डिक्रीज़ हुए थे। इसी कारण कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखा था, और उस वजह से स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी। और इस वजह से पिछले एक साल में 22% की गिरावट इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को पिछले क्वार्टर में भी स्लाइटली इंक्रीज़ किया था और इस क्वार्टर में भी स्लाइटली इंक्रीज़ किया है। बट डीआईएस ने पिछले क्वार्टर में स्टेक्स अपने स्लाइटली डिक्रीज़ किए थे, इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स को स्लाइटली डिक्रीज़ ही किया है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इरेडा के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स अब दो कंपनी हो चुकी है, एक कंपनी है पैसेंजर व्हीकल्स और एक कंपनी है कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स के अर्निंग्स हमें कल के दिन देखने को मिलने वाले हैं और परसों के दिन टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। और टाटा मोटर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। 24.8% की गिरावट 52 वीक हाई से ये कंपनी में देखने को मिल जाएगा। पिछले एक साल में कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रगल फेस की हैं, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं, चाहे हम रेवेन्यू में देखें या फिर प्रॉफिट में। प्रॉफिट का तो चलो एक रीज़न भी आप निकाल सकते हो, एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट अच्छी खासी गिरी है। बट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का जो गिरा है उसके पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। रीज़न है ग्रोथ, जो कंपनी का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा है अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो। बट कंपनी के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, जो कंपनी के सेल्स डेटा आ रहे हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है। अगर आप सेल्स डेटा ही देखोगे अप्रैल के महीने का, तो वहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने जो ईवी के वॉल्यूम्स को रिपोर्ट किया है उसमें जंप देखने को मिली है। और टोटल जो सेल्स डेटा रिपोर्ट किया है उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% की जंप है। सेल्स डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्निंग्स उस हिसाब से दिख नहीं रहे हैं। और अगर हम बात करें 2026 के बारे में, तो 2026 में कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट में सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिली है। और नेक्सॉन की जो सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। मतलब इतने ज़्यादा कार जो बिके हैं 2026 में जीएसटी कम होने की वजह से,
उसमें सबसे ऊपर जो रैंक है वो नेक्सॉन का है। तो ये सारी चीज़ें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को अच्छा दिखाता है, बट ये सारी चीज़ों का जो असर है 2026 के फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स में भी देखने को नहीं मिली है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हमें 14 मई को देखने को मिलेंगे, यानी कि परसों के दिन। बाकी अर्निंग्स आने से पहले बाजार की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले एफआईज और डीआईएस की बात करें तो एफआईज ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली रिड्यूस किया है इस बार के Q4 में, और डीआईएस ने पिछले क्वार्टर में रिड्यूस किया था 2% से, बट इस क्वार्टर में लगभग 1.79% स्टेक्स उन्होंने इंक्रीज़ किया है। और वही पब्लिक की बात करें तो पिछले क्वार्टर में बढ़ा था उनका स्टेक, बट इस क्वार्टर में हमें घटता हुआ दिखा है। तो चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो एक्सपेक्टेशंस अगर Q1Q बेसिस पे देखोगे तो हाई ग्रोथ की है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू में। पिछले बार के Q4 में 1,19,503 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया था। इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है 1,19,300 करोड़ का, यानी कि पिछले बार के कंपैरिजन में 200 करोड़ हमें कम देखने को मिलेगी कंपनी के रेवेन्यू। ठीक है, और Q1Q बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर शार्प डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ऐसा बाजार उम्मीद लगाकर चल रही है। बाकी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स हमें लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले थे। तो चलो, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, इस बार कंपनी कमबैक कर लेगी, बट कमबैक Q1Q बेसिस पे तो काफ़ी दमदार होगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर लेते हैं तो पिछले बार के Q4 में 8,556 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया था, बट इस बार सुनकर आप शॉक हो जाओगे क्योंकि इस बार बाजार उम्मीद कर रही है मात्र 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि पिछले बार के कंपैरिजन में 50% से भी ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स हमें गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है अगर आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर होल्डर हैं तो। यानी कि रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट रह सकती है, बट प्रॉफिट के मामले में हाईली डी ग्रोथ देखने को मिलेगा इस बार के Q4 में। Q1Q बेसिस पे नंबर्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ग्रोथ के मामले में। अब देखते हैं उस क्वेश्चन मार्क को ये कंपनी बीट कर पाती है या नहीं। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है दोस्तों LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में दोस्तों LIC ने बोनस की अनाउंसमेंट की है। बोनस की बात करें तो 1:1 के रेशियो में हमें देखने को मिला है, यानी कि एक के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है उनके लिए जो LIC के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। और LIC की ये जो बोनस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि ये कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी और 22 से लेकर अब तक कंपनी ने कभी भी बोनस दिया नहीं था। तो मतलब कंपनी ने ये पहली बार बोनस दिया है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों को इस वजह से आप ध्यान में रख कर चल सकते हो। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।